हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां श्रीलंका और तुर्की का खेवनहार बना अपना भारत अब अमेरिका के लिए करेगा संजीवनी का काम। दुनिया कर रही भारत को सलाम। बताएंगे दोस्तों क्या है ये बड़ी खबर, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां दक्षिण चीन सागर में पहली बार अमेरिका और चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच करीबी से मुठभेड़। जी हाँ, रिपोर्ट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां दुनिया में तेल को लेकर मची मारा मारी, लेकिन भारत को ऐसे मिल गया रशिया से पक्की दोस्ती का फायदा। बताएंगे सारी बड़ी खबरें आपको। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां श्रीलंका और तुर्की का खेवनहार बना अपना भारत अब अमेरिका के लिए करेगा संजीवनी का काम। दुनिया कर रही सलाम। बता दे आर्थिक तबाही से कराह रहे श्रीलंका को उबारने के बाद भारत मानवता की रक्षा के लिए तुर्की और सीरिया का भी खेवनहार बन गया है। तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की आपातकालीन मदद करने के लिए जिस तरह से भारत ने सक्रियता दिखाई वो मिसाल बन गई है। भारत की ऐसी दरियादिली को देखकर दुनिया न सिर्फ हैरान रह गई, बल्कि पीएम मोदी और हिंदुस्तान के इस जज्बे को सलाम भी कर रही है। इससे पहले अफगानिस्तान में आए संकट और यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों के लिए भी भारत ने मानवीय मदद को सर्वोपरि रखा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसके लिए पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, क्योंकि भारत की पारंपरिक भावना ही समस्त तु वसुधैव कुटुंबकम की रही है। अब यह भारत वैश्विक मंदी से जूझ रही दुनिया को न सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, बल्कि अमेरिका के लिए भी संजीवनी बन गया है। जी हाँ दोस्तों, जो अमेरिका वैश्विक मंदी से बचने के लिए और बेरोजगारी के संकट से उबरने के लिए परेशान था, अब उसे भारत ने संजीवनी दे दी है। हाल ही में एयर इंडिया और बोइंग समझौते से अमेरिका को न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा, बल्कि करीब 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इससे वैश्विक मंदी का सामना करने में अमेरिका को मदद मिलेगी। भारत के इस निर्णय से अमेरिका अब मुरीद बन गया है भारत का। अमेरिका के एक सांसद ने कहा है कि अमेरिकी कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता ला रही हैं और भारत उनका एक स्वाभाविक भागीदार बन गया है। उन्होंने कहा कि हालिया एयर इंडिया बोइंग समझौता इस बात का गवाह है कि भारत अपने नागर विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण कर रहा है। एयर इंडिया ने मंगलवार को कुल 34 अरब डॉलर मूल्य के 220 ऑर्डर वाले 190 बोइंग 737 मैक्स और 20 बोइंग 787 और 10 बोइंग 777 एक्स की खरीद से संबंधित अपने समझौते की घोषणा की, जिससे 44 राज्यों में 10 लाख अमेरिकी लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में भारत ने दोस्तों इनडायरेक्टली अमेरिका में रोजगार पैदा किया है और अब अमेरिका का भी संजीवनी का काम किया गया है दोस्तों भारत द्वारा। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन को त्याग करके अमेरिका ने भारत का रास्ता तलाशा है दोस्तों। वैसे में आखिर भारत भी क्यों ना अमेरिका की मदद करे। बता दें भारतीय अमेरिकी सांसद अमी बेरा ने कहा है कि हमें महामारी के दौरान एहसास हुआ है कि हमारी आपूर्ति श्रृंखला चीन पर कितनी अधिक निर्भर है। जब हमने अमेरिकी कंपनियों से अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का अनुरोध किया तो भारत हमारा स्वाभाविक भागीदार बना। वे निश्चित रूप से फार्मास्यूटिकल यानी दवा क्षेत्र में है, उनके पास एक परिपक्व फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, लेकिन रक्षा उत्पादन में भी प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों में भी भारत के पास एक बहुजीवंत तकनीकी क्षेत्र है। बहरहाल दोस्तों आपकी जो भी इस पर निजी राय हो बताइएगा जरूर, लेकिन भारत का लोहा पूरा विश्व मान रहा है दोस्तों। ऐसे में भारत है तो विश्व है कहना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से ड्रोन के सहारे पंजाब भेजा जा रहा था ड्रग्स, बीएसएफ ने बॉर्डर पर ही मार गिराया। बताते दोस्तों हाल ही की खबर है, पाकिस्तान की ओर से पंजाब में ड्रग्स भेजने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के युवाओं को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ से चोरी छिपे ड्रग्स और हथियार भेजे जाते हैं। इसके लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जाता है। हालांकि बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवान अक्सर इन साजिशों को नाकाम कर देते हैं। बीएसएफ ने रविवार यानी 19 फरवरी को पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में सफलता हासिल की है। सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ के जवानों ने मारे गए ड्रोन के साथ 4 पैकेट हेरोइन भी बरामद की है। हेरोइन का वजन 2.730 किलोग्राम बताया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से आया ड्रोन चीन का बना हुआ और ये अपने साथ 9 किलो का सामान लेकर उड़ सकता है। ये घटना गुरदासपुर बॉर्डर के घनी के बीओपी का है। जी हाँ, दरअसल इसी बटालियन ने शनिवार यानी 18 फरवरी की रात को भी पाकिस्तानी तस्करों पर गोलीबारी करके 20 पैकेट हेरोइन, 2 पिस्तौल, मैगजीन व गोलियां बरामद की थी। बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने बताया है कि बीएसएफ के जवानों ने 2 दिन में पाकिस्तान के 2 बड़े मंसूबों को विफल किया है। उन्होंने कहा कि सुबह 5:30 बजे घने कोहरे में भी गश्त के दौरान बीएसएफ के कांस्टेबल हेमराम ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। जब उन्होंने तस्करों को चुनौती दी तो उन्होंने पाकिस्तान की ओर से गोली चलाना शुरू कर दिया। हमारे जवानों ने भी जवाब में गोली चलाई और उस ड्रोन को मार गिराया। दोस्तों बीएसएफ जवानों को आप लोग थैंक यू कहना मत भूलिएगा, जो हमारे लिए हमेशा
हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं दोस्तों, भूख प्यास छोड़कर। बात करें अगली खबर की, जहां दक्षिण चीन सागर में पहली बार अमेरिका और चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच करीबी से मुठभेड़। रिपोर्ट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच करीबी मुठभेड़ की खबर है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी नेवी ने 16 फरवरी को दक्षिण चीन सागर में शेंडोंग विमान वाहक पोत का अभ्यास करते हुए फुटेज जारी किया, जिसमें J-15 लड़ाकू जेट टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन कर रहे थे। वीडियो में एक चालक दल के सदस्य को चीनी और अंग्रेजी दोनों में ये चीनी नौसेना का युद्ध पोत 17 है की घोषणा करते हुए सुना जा सकता है। इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। अंग्रेजी वेबसाइट यूरोसियन टाइम्स में छवि खबर के मुताबिक PLA नेवी ने अपने आधिकारिक वीचैट अकाउंट पर शेडोंग के शब्दों का वर्णन करते हुए ये कहा, ये लोग को सुरक्षा की भावना देता है। इससे पहले भी चीनी और अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्र में मुठभेड़ हो चुकी है, लेकिन ये पहला मौका है जब दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर आमने सामने आए हैं। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि हाल ही में चीन के दूसरे विमान वाहक पोत शेडोंग की अमेरिकी विमान वाहक पोत के साथ नजदीकी से मुठभेड़ हुई थी, और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस मुठभेड़ के बारे में पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन गुरुवार यानी 16 फरवरी को चीनी नौसेना के जारी किए गए एक फुटेज से इसका बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जापान में स्थित अमेरिका के 7वें बेड़े ने 12 फरवरी को घोषणा की है कि यूएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और 13वीं समुद्री अभियान इकाई के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना और मरीन कॉर्प्स 11 फरवरी को दक्षिण चीन सागर में एकीकृत अभियान बल संचालन कर रहे हैं। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के एयरक्राफ्ट के एक साथ आमने सामने आ जाना दोस्तों पूर्व निर्धारित युद्ध को चुनौती दे सकता है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दुनिया में तेल को लेकर मारा मारी भारत को ऐसे मिला रूस से पक्की दोस्ती का फायदा। बता दे दुनिया में इस समय तेल को लेकर मारा मारी का दौर जारी है। रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से स्थिति और ज्यादा विस्फोटक बन चुकी है। अमेरिका पहले ही दबाव बना रहा है कि रशिया से तेल ना लिया जाए, उसे पूरी तरह आइसोलेट करने की बात हो रही है, लेकिन इस दबाव के बीच भी भारत की कूटनीति ने उसे सस्ता तेल दिलवा दिया है। आंकड़े बताते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात किया है। 384% की अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है। रूसी मीडिया के मुताबिक क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, उस वजह से भारत ने भारी डिस्काउंट में तेल आयात कर लिया। आंकड़े बताते हैं कि इस समय रशिया भारत का आयात के मामले में चौथा सबसे बड़ा साझेदार बन गया है। 37.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात भारत कर चुका है। ये साल दर साल के हिसाब से 384% की बढ़ोतरी है। जी हाँ, इसी तरह भारत द्वारा जिन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है उसमें भी उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले साल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि कंपनियां रूसी तेल ही खरीदे, बल्कि ये कहा था कि बेस्ट तेल लाया जाए, यानी कि सरकार ने कभी भी रूसी तेल के लिए मना नहीं किया। वहीं क्योंकि रशिया सस्ता तेल दे रहा था, भारत को इसका सीधा फायदा पहुंचा। रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले जहां भारत रूस से काफी कम तेल खरीदता था, यह आंकड़ा अब 20% तक पहुंच चुका है। रशिया के सस्ते तेल की वजह से भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनी दुनिया भर में मुनाफा कमाने वाली साबित हो रही है। जी हाँ, और दोस्तों अमेरिका भी भारत के सामने झुका है, ये सभी जानते हैं आप लोग। बहरहाल आपकी जो भी निजी राय हो, लेकिन कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां कनाडा में भी अब निशाने पर राम मंदिर लिखे भारत विरोधी नारे, भारतीय दूतावास ने की कार्रवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार कनाडा से राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां कनाडा के मिसिसॉगा में हिंदू मंदिर को भारत विरोधी चित्रों से विरूपित करने की घटना की भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कड़ी निंदा की है। वाणिज्य दूतावास ने ट्वीट किया कि हम मिसिसॉगा में राम मंदिर को भारत विरोधी चित्रों से विरूपित करने की कड़ी निंदा करते हैं। हमने कनाडा के अधिकारियों से घटना की जांच करने और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने इसे हेट क्राइम कहा और कहा कि इस प्रकार की नफरत का पील क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। मैं मिसिसॉगा में राम मंदिर में नफरत से प्रेरित घटना के बारे में सुनकर दुखी हूँ। अज्ञात संदिग्धों ने मंदिर के पीछे दीवारों पर स्प्रे पेंट किया और इस प्रकार की नफरत का पील क्षेत्र में कोई स्थान नहीं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे दुष्ट लोगों के लिए आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी खबर है, जहां ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर की तोड़फोड़ पर जयशंकर जी का बयान, कहा कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता है बेहद जरूरी। जी हां, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को निशाना बनाने वाली कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों द्वारा देश में हिंदू मंदिरों में हुई तोड़फोड़ के मद्देनजर ये बात कही। अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष
पेनी वोंग से मुलाकात के दौरान जयशंकर जी ने उक्त टिप्पणी की और जयशंकर जी ने वोंग के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां बेअसर साबित हुई किम जोंग उन की धमकी। उत्तरी कोरिया अमेरिका की सेना ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। बता दें, उत्तर कोरिया के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के बावजूद अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना ने रविवार को एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि उत्तर कोरिया द्वारा शनिवार को एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण के जवाब में रविवार को एक अमेरिकी रणनीतिक बम वर्षक को शामिल करते हुए एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना F-22 लड़ाकू जेट ने B-1B बम वर्षक लेकर दक्षिण कोरियाई वायुसेना F-35 लड़ाकू जेट के साथ सैन्य अभ्यास किया। जी हाँ, इससे पहले उत्तर कोरिया ने शनिवार दोपहर जापान के पश्चिमी तट से दूर समुद्र में एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने शनिवार सुबह 8 बजे अचानक लॉन्चिंग ड्रिल का आदेश दिया था, जिसके बाद हवा सोंग 15 मिसाइल दागी गई थी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल किम जोंग उन की यह धमकी दोस्तों पूरे तरीके से नाकाम और बेअसर साबित हुई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अब पाकिस्तान को याद आया पीएम मोदी का फार्मूला। दिवालिया हो चुके देश को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसा प्लान अपनाने की दी गई है सलाह। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट बरकरार है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है और महंगाई से लोगों की कमर पहले ही टूट चुकी है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आर्थिक संकट के लिए शहबाज शरीफ सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार यानी 18 फरवरी को कहा कि देश दिवालिया हो गया है और इसके लिए प्रतिष्ठान, नौकरशाही और राजनेता सहित सभी जिम्मेदार हैं। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या डिफॉल्ट या मंदी हो रही है, या डिफॉल्ट पहले ही हो चुका है। आसिफ अली ने सियालकोट में एक समारोह को संबोधित करते हुए दिवालिया हो चुके देश को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसा प्लान अपनाने की सलाह दी है। जी हाँ, कहा है कि शहबाज सरकार को भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन आत्मनिर्भर भारत जैसे क्रिया को अपनाना होगा, तभी पाकिस्तान गरीबी से, लाचारी से उबर सकता है। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री कितना भी ज्यादा दिलासा क्यों ना दे पाकिस्तान को, सच्चाई यही है जो भारत ने कहा है। और भारत ने जो कहा है वो ये है कि जिस दिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना बंद कर देगा, अपने आप पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ पाकिस्तान से जुड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना के पास तेल के भी पैसे नहीं है दोस्तों। नेशनल डे परेड से हथियारों वाली गाड़ियों को हटा दिया गया है। बहुत ही शर्मनाक खबर बता दें, पाकिस्तान के आर्थिक संकट का असर अब सेना पर भी पड़ने लगा है या दिखावा होने लगा है। बता दें, पाकिस्तानी सेना अब तक अपने खर्चे को कम करने के लिए तैयार नहीं थी। शहबाज शरीफ सरकार ने भी पाकिस्तानी सेना के बजट में 1 रुपए की कटौती नहीं की थी, जबकि सरकार के सभी मंत्रालयों के डेवलपमेंट फंड सहित रोजमर्रा के खर्चों को 80% तक कम किया जा चुका है। ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना को भी आटा दाल की कीमतों का पता चलने लगा है। बता दें कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं। ऐसे में 23 मार्च को होने वाले पाकिस्तान नेशनल डे के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित न कर राष्ट्रपति भवन में कोरम पूर्ति करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, अगर आप भी मानते कि इससे बड़ी शर्मनाक बात पाकिस्तानी पीएम के लिए नहीं हो सकता है दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्योंकि आपको बता दें कि मीडिया में जम करके शहबाज शरीफ की किरकिरी हो रही है दोस्तों, और लोग कह रहे हैं कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ चुकी है, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े रह गए कटोरे लिए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आखिर क्यों हो रही है पीएम शरीफ की खिंचाई, तो बता दें पाकिस्तानी मीडिया में इसकी घोर आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि सरकार के कदम से पहले से ही आसमान छूती महंगाई और बढ़ गई है। साथ ही कई लोग बेरोजगार हो गए। और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आलेख में शोधकर्ताओं और पत्रकारों बिलाल लखानी ने लिखा है कि जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तरफ बढ़ रही है, तब भी पाकिस्तान आईएमएफ के सामने झोली फैलाए खड़ा है। जी हाँ, चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या भाड़े पर उठाए थे 30,000 लड़ाके जंग में हुए शहीद। अमेरिका ने खोली रशिया की पोल। बता दें, रशिया यूक्रेन बीच चल रहा युद्ध धीरे धीरे और भी खतरनाक होता जा रहा है। रशिया अपनी मिसाइलें लगातार दागे जा रहा है, मगर यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार नहीं। लगभग 1 साल से चल रहे युद्ध में दोनों देशों की तरफ से कई सैनिकों की जानें चली गई हैं। अमेरिका का दावा है कि रूस के वैगनर की सेना दोनों देशों की तरफ
तरफ से कई सैनिकों की जानें चली गई। अमेरिका का दावा है कि रशिया के वैगनर की सेना के 30,000 से अधिक लड़ाकों की जानें चली गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने दावा किया है कि भाड़े के लड़ाके डोनबास बोले तो पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र के लड़ाके युद्ध में मारे गए हैं। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि 30,000 वैगनर में 9,000 लड़ाके सीधी कार्रवाई में मारे गए हैं, जबकि बाकियों को गंभीर चोटें और तकलीफों का सामना करना पड़ा है। किर्बी का दावा है कि अकेले दिसंबर की लड़ाई में वैगनर के 90% से अधिक लड़ाकों ने अपनी जानें गंवा दी है। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां बेंगलुरु में होगी G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक। 21वीं सदी की चुनौतियों पर होगी चर्चाएं। जी हां, भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों बोले तो FMCBG की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले 22 फरवरी 2023 को G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल डी पात्रा द्वारा की जाएगी। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कुनो नेशनल पार्क में आए दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते। पीएम मोदी जी ने कहा भारत की वन्य जीव विविधता को मिल गया बढ़ावा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों के मध्य प्रदेश आने से भारत की वन्य जीव विविधता को बढ़ावा मिला है। उल्लेखनीय है कि 12 चीते शनिवार को मध्य प्रदेश पहुंचे और उन्हें श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में अलग अलग बाड़ों में छोड़ दिया गया। 5 महीने पहले एक अन्य अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। मध्य प्रदेश में चीतों के पहुंचने से संबंधित पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट को टैग करते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि इस घटनाक्रम से भारत की वन्य जीव विविधता को बढ़ावा मिला है। यादव ने शनिवार को ट्वीट किया था कि स्वागत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता आज कुनो नेशनल पार्क में एक और मील के पत्थर पर पहुंच गया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले इन चीतों को इंडिया में आने के लिए मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा। बात करें एक और खबर की, जहां मुंबई के करीब ईरान के ड्रोन ने बनाया इजरायली जहाज को निशाना। अरब सागर बना जंग का नया अखाड़ा। जी हां, अरब सागर अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का नया मैदान बन रहा है। जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो 10 फरवरी को एक अज्ञात चीज उस समय एक जहाज से टकराई जब वो हिंद महासागर से होकर गुजर रहा था। जहाज भारत और ओमान के तटों से करीब 555 किलोमीटर दूर था। एक हफ्ते बाद यानी 17 फरवरी को ही इस घटना की विस्तृत जानकारी मिल सकी। बीबीसी की तरफ से पहली बार इस बारे में रिपोर्ट दी गई और बताया गया है कि ईरान के ड्रोन ने कैंपो स्क्वायर कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया है। एक अमेरिकी मिलिट्री अधिकारी की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई है। एक और मिलिट्री सूत्र ने बताया है कि ईरान ने ही इस हमले को अंजाम दिया था। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी मौलाना का पीएम शहबाज को अल्टीमेटम 72 घंटे में तेल कीमतें घटाओ वरना बता दें। पाकिस्तान के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीके लब्बैक प्रमुख मौलाना साद रिजवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम दिया है। टीएलए द्वारा मौलाना साद ने पाकिस्तान सरकार को 72 घंटे की वार्निंग देते हुए देश में तेल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला वापस लेने को कहा है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने IMF की शर्तों को मानने के लिए पेट्रोल की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी की थी। जुमे को टीएलए ने अपने 72 घंटे के अल्टीमेटम में कहा है कि अगर शरीफ सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बता दें कि पेट्रोल की कीमतें 22 रुपए और डीजल के रेट में 17 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है दोस्तों, जो कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव बहुत बड़ा मार है दोस्तों जनता के ऊपर। बात करें एक और खबर की, जहां चीन की मुश्किलों से बांग्लादेश को हुआ फायदा, EU के लिए बनेगा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक। जी हां, आर्थिक समस्याओं से घिरे बांग्लादेश के लिए एक अच्छी खबर है। एक ताजा अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश जल्द ही यूरोपियन यूनियन को वस्त्र का सबसे बड़ा निर्यातक बनने वाला है। अभी तक ये दर्जा चीन के पास था, लेकिन संभावना है कि बांग्लादेश चीन से ये हैसियत हड़प लेगा। समझा जाता है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपीय देशों ने चीन पर अपनी निर्भरता घटाने की नीति अपनाई है, उसका लाभ बांग्लादेश को मिलता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक EU को वस्त्र निर्यात बढ़ने से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी सबसे बड़ा लाभ होगा। जी हां दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा भेदभाव छोड़िए, प्रत्येक भारतीय के पूर्वज है हिंदू, दिया सद्भावना का संदेश। जी हां, बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में रविवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सर संघ चालक मोहन भागवत
भागवत ने स्वयं सेवकों और उनके परिजनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जाति का भेदभाव छोड़िए, हम सभी हिंदू हैं। जो दूसरी जातियां अलग अलग धर्म अपनाए हुए हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। हमें विभिन्न जातियों, पंथ, भाषाओं और क्षेत्रों के परिवारों के साथ मित्रवत संबंध बनाकर उनके साथ नियमित रूप से मिलन, भोजन और चर्चा करनी चाहिए। विभिन्न आर्थिक स्तर के परिवारों के बीच परस्पर सहयोग की भावना जागृत हो। स्वयं सेवकों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। संघ प्रमुख अपने बरेली प्रवास के चौथे दिन कुटुंब स्नेह मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर कोल्हापुर में उद्धव पर बरसे अमित शाह जी। कहा सीएम बनने के लिए शरद पवार के पैरों में किया सरेंडर। जी हां, महाराष्ट्र में उद्धव गुट के हाथ से पार्टी का नाम और निशान छीनने के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। उद्धव के हमले के बाद अब बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। कोल्हापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे पर जमकर ताने बरसाए। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के पैरों में सरेंडर करा दिया। गृह मंत्री ने कहा कि उद्धव ने हमारे साथ विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट के साथ लड़ा था, लेकिन जब नतीजे आए तो उन्होंने शरद पवार के पैरों में सरेंडर कर दिया। ठाकरे पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम सत्ता के लालची नहीं हैं और न ही हमने कभी अपने सिद्धांतों का बलिदान किया है। पिछला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा गया था। पीएम मोदी और मैंने अपनी रैलियों के दौरान खुले तौर पर ये बात कही थी। इसके बावजूद ठाकरे ने विपक्ष के साथ हाथ मिलाया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा ये लोग धनुष को चुरा सकते हैं लेकिन दिल में बैठे राम को नहीं। जी हाँ, चुनाव आयोग की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े को असली शिवसेना घोषित करने और धनुष बाण का निशान आवंटित करने के बाद महाराष्ट्र की सियासत ने अब नया मोड़ ले लिया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे ने कहा मुझे नकाब की जरूरत नहीं है, पिता ने सिखाया है कि जैसे हो लोगों के बीच जाओ। कल ये हमारी मशाल भी ले सकते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इन्होंने हमारी निशानी चुराई है। धनुष चुरा सकते हैं लेकिन दिल में बैठे राम को नहीं। बहरहाल दोस्तों, इन खबरों पर आपकी जो भी निजी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।